हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिसोल्यूशन ऐसे सीबीएसई वाले बच्चे, आईसीएसई वाले बच्चे क्लास 12 में पढ़े होंगे, जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी, सबके लिए बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम लोग बिल्कुल नए तरीके से, अगर पढ़े भी होंगे आप लोग तो भूल गए होंगे, तो हम लोग एक नए तरीके से आज डिसोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो जी, मेरे साथ साथ आप हेडिंग डाल देंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब है डिसॉल्व हो जाना, यानी बंद हो जाना, बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो तरह का है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है टूट जाना, समाप्त हो जाना, मिट जाना। एक तो डिसोल्यूशन हम लोग अगर देखें तो पार्टनरशिप का, और एक है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप एक रिलेशन है अमंग द ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है। जितने भी पार्टनर्स हमारे फर्म में हैं उनके बीच में पीएल रेशियो को लेकर के और भी दूसरी चीज़ों को लेकर के एक एग्रीमेंट तैयार हुआ है। इस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। ये एक रिलेशन है। पार्टनरशिप को हम लोग बहुत बार समाप्त करते हैं, यानी एग्रीमेंट को हम लोग बहुत बार चेंज करते हैं, तोड़ते हैं, फिर नया एग्रीमेंट हम लोग बिल्ड करते हैं, तैयार करते हैं। जब हम लोग रेशियो चेंज करते हैं तो फिर पार्टनरशिप को तोड़ना होता है, नया पार्टनरशिप बनाते हैं। जब हमारे फर्म में किसी नए पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो हम लोग एग्रीमेंट चेंज करते हैं, यानी पार्टनरशिप टूटता है, नया पार्टनरशिप बनता है। पार्टनरशिप एक जस्ट रिलेशन है। वैसे ही अगर किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तो हम लोग नया पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। लेकिन आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या यहाँ कहता है। तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब कब होगा? इन केस ऑफ चेंज इन पीएल रेशियो, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तो नया पार्टनरशिप हम लोग बनाएंगे, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट को डिसॉल्व कर देंगे, यानी तोड़ देंगे, हटा देंगे। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का जब एडमिशन होगा तब हम लोग पुराने पार्टनरशिप को यानी एग्रीमेंट को तोड़ेंगे, नया बनाएंगे। किसी पार्टनर का अगर रिटायरमेंट हो तब भी हम लोग ऐसा करेंगे, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे। एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को अगर किसी गड़बड़ी में पाया जाए, उस पार्टनर को हम लोगों ने फर्म से बाहर निकाल दिया, तो एक्सपल्सन, निष्कासन जब पार्टनर का करते हैं किसी का, तो भी हम लोग नया पार्टनरशिप फिर से बनाते हैं, पुराने को डिसॉल्व करते हैं। किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाए तो, अगर कोई पार्टनर हमारे फर्म में इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाए तो, और जब हमारे पार्टनरशिप फर्म का पीरियड कंप्लीट हो जाए तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, तो एक्सपायरी जब हो जाता है पार्टनरशिप, तो भी हम लोग एक नया पार्टनरशिप हम लोग क्रिएट करते हैं, इस पार्टनरशिप को हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं। दूसरा है एक पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब होता है रिलेशन को, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ना, नया पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट तैयार करना। पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना, यानी बिजनेस बंद हो जाएगा। पिछले केस में हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस चलता रहा था, बिजनेस चल रहा था, बिजनेस कैरीड ऑन था, और हमारा जो रिलेशन है, जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को हम लोग तोड़ रहे थे, नया एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे थे, रिन्यूअल करा रहे थे, एग्रीमेंट का रिन्यूअल कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप फर्म का अगर डिसोल्यूशन होता है तो हम लोग पार्टनरशिप के बिजनेस को बंद कर देंगे, हमेशा के लिए बंद कर देंगे, सारे एसेट्स को बेच देंगे। जो पैसे हम लोगों को कलेक्शन में आएंगे उस पैसे से हम लोग लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देंगे, पार्टनर्स को कैपिटल का वही पैसा हम लोग लौटा देंगे, जो रिजर्व वगैरह है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से सारा काम हम लोग करना होगा पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन के लिए। एक बार देख लेते हैं पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है, आइए, और कैसे होता है। देखिए,
अब हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप का देखा, अब हम लोग देख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म का डिसोल्यूशन कब होगा, बिजनेस कब बंद होगा, कंडीशन क्या क्या है। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, अभी जो है कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना, यानी हम लोग खुद से फर्म को डिसॉल्व करेंगे, बिजनेस को बंद करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है, कब कैसे होगा। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 40 है ना, ये आपका एक फुल मार्क्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो देखिए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40 कहता है कि जब सारे पार्टनर्स का म्यूचुअल एग्रीमेंट आपस में जो है ऐसा उनकी समझौता हो गई कि हम लोग फर्म को बंद कर देते हैं, बंद कर देना चाहिए, रीज़न कोई भी हो, तो ऐसे केसेस में जो है ये लोग आपस में एग्री कर ले, अगर सारे पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं तो फर्म को ये लोग डिसॉल्व कर देंगे। इट कैन बी डिसॉल्व बाय द अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट बना करके ये लोग फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41, फर्म को कंपलसरीली, जरूर से एकदम बिल्कुल डिसॉल्व कब कर देंगे, तो कहता है कि व्हेन ऑल और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, जब फर्म के सारे पार्टनर्स या तो दिवालिया हो जाएं या फिर एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे के सारे पार्टनर दिवालिया हो जाएं, तो भी हम लोग फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, ये कंडीशन कहता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही पार्टनर बच जाएगा तब तो पार्टनरशिप फर्म का जो है कॉन्सेप्ट का कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50, तो एक रहने से तो नहीं बनेगा, तो डिसॉल्व करना होगा। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, जब हमारे पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस अनलॉफुल, अवैधानिक, इलीगल जैसा कुछ अगर प्रूव हो जाए कि फर्म का जो बिजनेस है ये इलीगल है, लॉफुल नहीं है, कानूनी ढंग से नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई ऐसी सेक्शन 42, अगर कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके कारण फर्म को डिसॉल्व करना पड़े तो हम लोग डिसॉल्व कर देंगे। उसमें है ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जब भी हमारे फर्म में किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए किसी पार्टनर का, या फिर ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड, जिस चीज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कोई ऐसा मोटिव, क्या ऐसा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव हम लोग का रहा था जिसके चलते हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म किया था, अब अगर हम लोगों ने वो जो मोटिव है, वो जो ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने अगर उसको पा लिया है, मोटिव अचीव कर लिया है, तो हम लोग पार्टनरशिप फर्म को जो है डिसॉल्व कर देंगे। ऑन द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वॉज मेड और फॉर्म्ड, पार्टनरशिप फर्म हम लोगों ने जिस पीरियड के लिए बनाया था, 2 साल के लिए बनाया या 10 साल के लिए बनाया, 10 साल कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग इसको फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व कर देंगे। आगे है बाय द नोटिस सेक्शन 43, ये कहता है कि फर्म को जो है नोटिस दे करके फर्म को हमेशा के लिए डिसॉल्व किया जा सकता है। नोटिस कब दिया जा सकता है, तो जब ड्यूरेशन हमारा पार्टनरशिप का कंप्लीट हो जाता है, या ये कहिए कि जब हमारे फर्म का जो ड्यूरेशन है, समयावधि है, समय काल है, वो नॉट फिक्स्ड नहीं है कि 10 साल, 5 साल या कितने साल के लिए। ऐसे केसेस में उनकी मर्जी की बात है पार्टनर्स की, वो जब भी चाहे तो पार्टनर्स आपस में नोटिस दे करके, नोटिस करके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी फर्म के बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। आगे बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये कहता है अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो एक हेडिंग में विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का बीच में हस्तक्षेप नहीं था और हम लोग डिसोल्यूशन कब करते हैं फर्म का वो देखा था। अब है कोर्ट का हस्तक्षेप, कोर्ट का इंटरवेंशन होगा, यानी कहें तो कोर्ट ही हमारे फर्म को डिसॉल्व करेगा। कब करेगा, सेक्शन 44 कहता है व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, जब हमारे फर्म का कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड, मानसिक तौर पर दिमागी हालत से अगर अनसाउंड हो जाए, अगर दिमाग खराब हो जाए हमेशा के लिए, परमानेंटली, वो कुछ सोचने समझने, कुछ डिसीजन लेने में अगर असक्षम हो, तो ऐसे केस में फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ कहता है कि कोई भी एक पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड हो जाए तो भी डिसॉल्व, और एक से अगर ज़्यादा हो जाए तो डिसॉल्व तो करना ही होगा फर्म को। आगे कोई भी एक पार्टनर बोलता है फिलिंग अ सूट हैज़ परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बिजनेस के या फर्म के कामकाज करने में अगर परमानेंटली डिसेबल हो जाए, करने में सक्षम ना हो, मान लिया उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों आंखें चली गई, अब वो अंधा हो गया, देख नहीं सकता है, ऐसे केसेस में फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा।
या फिर ऐसा भी हो सकता है उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा या कोई और भी कुछ भी घटना। तो ऐसे केसेस में उसके जीवित होने के बावजूद भी, फर्म में पार्टनर रहने के बावजूद भी वो कोई काम जब नहीं कर पा रहा है, परमानेंटली अगर वो डिसेबल हो गया है, तो ऐसे केस में हम लोग फर्म को डिसॉल्व कर दे, कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर देगा। व्हेन अ पार्टनर केस, थर्ड पॉइंट, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, जब हमारे फर्म में कोई पार्टनर ऐसा पाया गया है कि दूसरे को हार्म पहुंचा सकता है, हानि कर सकता है, तो ऐसे केस में भी फर्म डिसॉल्व कर देगा हमारे फर्म को। फिर कहता है फीलिंग अ सूट विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब सारे पार्टनर्स विलफुली अपनी मर्जी से चाहेंगे ब्रीच, तोड़ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ना चाहेंगे, तो ऐसे केस में अगर कोर्ट को पता चलेगा कि सारे पार्टनर्स जो है ये अपने एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हैं, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, बिजनेस को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, तो कोर्ट यहाँ पर इंटरवेन करेगा और फर्म को हमेशा के लिए, बिजनेस को हमेशा के लिए डिसॉल्व कर देगा, बंद कर देगा। When a partner other than the partner filing a suit has transferred the whole of his interest in the firm to a third party, हम लोगों ने क्लास 12 में ही पढ़ा है कि जब भी कोई पार्टनर या जब भी कोई पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी को, बिजनेस से बाहर, फर्म से बाहर किसी बंदे को अगर फर्म में पार्टनर बनाना चाहता है, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, सबकी रजामंदी होगी, सब लोग एग्री करेंगे, तो ही किसी थर्ड पार्टी को हम लोग फर्म में पार्टनर बना सकते हैं। यहाँ कहता है अगर कोई भी पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को अगर पार्टनर बना ले या बनाना चाहे तो अगर ऐसा अगर कोई पार्टनर करे तो ये इलीगल है, फर्म को डिसॉल्व कर देगा कोर्ट। When court is satisfied that the firm cannot be carried on except at a loss, अगर कोर्ट को ऐसा पता चल रहा है, ऐसा लगता है, आभास हो गया है कोर्ट को कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये जो बिजनेस है, ये लॉस के अलावा चल ही नहीं सकता है और कंटिन्यूसली लॉस ही लॉस हो रहा है इस फर्म में, तो फर्म ऐसे फर्म को बंद कर देता है, डिसॉल्व कर देगा। When the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reasons, अगर कोर्ट को लगता है कि फर्म को डिसॉल्व कर देना जस्ट न्यायिक है, न्यायोचित है, यानी ये उचित होगा या इक्विटेबल, ये न्यायोचित होगा, न्याय संगत होगा कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, कारण कई मिले होंगे कोर्ट को, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट हमारे फर्म को हमेशा के लिए डिसॉल्व कर देता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या है और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो जी, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एक बार में पूरा नहीं आएगा, 2 बार में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का, तो हम लोग को पढ़ना क्या है जी? पढ़ना है हम लोग को पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, यानी बिजनेस का डिसोल्यूशन करना है, फर्म को बंद कर देना है, बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर देना है। ऐसे कंडीशन में हम लोग को करना क्या है, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। करीब 4 अकाउंट हम लोगों को बात कर लेते हैं। नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ता है जनरली। और 5वां एक हो सकता है आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें सारे क्वेश्चन में हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और और बैंक अकाउंट, यानी ये 3 अकाउंट कंपलसरी है जो हम लोग को बनाना ही है। यदि किसी क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन
अगर गिवन है, यानी ऐसी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ऐसे केसेस में एक एडिशनल अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ सकता है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड कहा गया है तो हम लोग को पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने को कहा, मतलब बनाना होगा, है ना। तो जो 12 में हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। चलिए एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। अगर रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, बनाना सीख गए अगर हम लोग, तो बाकी सारा आसान है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है जी? पर्टिकुलर अमाउंट, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से ही हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, है ना जी। चलो तो बैलेंस शीट में हम लोगों को सबसे पहले क्या मिल सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू अंदर होगा और लेस प्रोविज़न, और फिर आउटर कॉलम में अमाउंट देखने को मिलता है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये सब सारे एसेट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। अलग से जो देखने को मिलता है वो है आपका पीएल अकाउंट। अगर बिजनेस में लॉस हो तो ये देखने को मिलेगा, और फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बहुत कम ही क्वेश्चन में देखने को मिलता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको देखने को मिल सकता है। लायबिलिटी साइड, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पीएल का बैलेंस, प्रॉफिट अगर हो, या क्रेडिट रिजर्व और कैपिटल। करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा, क्या करेंगे, कैसा होता है, आगे बात करेंगे। कैपिटल ए बी सी का होगा, टोटल बाहर। देखो जी, ये है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से सबसे पहले हम लोग, अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? जब भी फर्म को हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो क्या करना है हम लोगों को? फर्म के सारे एसेट्स को, जब बिजनेस को बंद करना है और बिजनेस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पर सबका अधिकार है, सारे पार्टनर्स का है, ऐसे केसेस में हम लोग करते क्या है, सारे हम लोग एसेट्स को जो है, बिजनेस में के जो एसेट्स है इसको हम लोग सेल कर देंगे। जो भी पैसा हम लोग को कलेक्ट होगा उस पैसे से कलेक्शन होगा, उस पैसे से हम लोग सारे लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। अगर कुछ पैसा बच गया तो बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, यानी प्रॉफिट हो गया एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करके।
रियलाइजेशन का मतलब होता है सारे एसेट्स को सेल आउट करना, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह अगर इस प्रोसेस में हुए हैं उसको पेमेंट करना। इन सारे एक्टिविटीज को हम लोग एक सिंगल वर्ड में कहते हैं रियलाइजेशन। तो ये रियलाइजेशन वाला काम यानी एसेट्स को बेचना, लायबिलिटीज को पेमेंट वगैरह, ये सब जो काम है ये हम लोग जिस अकाउंट के थ्रू करेंगे, जिस अकाउंट में करेंगे अकाउंटिंग सारा ट्रीटमेंट वगैरह, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर हमेशा ऑपोजिट होता है, हम लोग पहले सीखे हैं। तो एसेट्स हम लोग का किधर है जी, लेफ्ट राइट, क्योंकि ये बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है कि हम लोग डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कहेंगे। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, तो ये लेफ्ट ये राइट साइड। तो एसेट्स आपका राइट साइड में है, तो ट्रांसफर हम लोग करेंगे लेफ्ट साइड में। सबसे पहला काम है ट्रांसफर करना, है ना। तो टू सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट्स को, सन्ड्री यानी भिन्न भिन्न जितने भी एसेट्स है सबको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल। कैश और बैंक को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि कैश और बैंक को हम लोग अगर बेचेंगे भी तो पैसा उतना ही आना है, तो कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करने का, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पीएल, ये सब कोई एसेट्स नहीं है। यानी हम लोग सारे, अच्छा एक गुडविल भी एक एसेट्स है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी। चलो, तो हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ तक कि एक इंटेंजिबल एसेट्स जो है आपका गुडविल, इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अगर कुछ वैल्यू आ गया तो बेच देंगे। देखिए सारे एसेट्स का हम लोग यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू, है ना। बुक वैल्यू यानी सर, बुक वैल्यू यानी जिस वैल्यू में एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू बैलेंस शीट में है, जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ डाल लेंगे। तो सारे एसेट्स लायबिलिटीज का बुक वैल्यू, तो पहले एसेट्स का बुक वैल्यू हम लोगों ने डाल लिया, टोटल लगा लिया, आउटर कॉलम में हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अलग से मैं नोट्स लिखवा दूंगा क्या ट्रांसफर नहीं करना है। आगे आ जाइए, अब हम लोग राइट साइड में सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे और लिख लेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस, ये है। इसमें हमारा जो पीएल यानी प्रॉफिट है और रिजर्व है और जो कैपिटल है ना, कैपिटल का तो अपना घर है, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इन सब को हम लोग जो है कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट करेंगे, इन दोनों को भी आगे हम लोग बात करेंगे। यानी हम लोगों को सारे एसेट्स को यहाँ पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। एसेट साइड में तीन तरह की चीज़ें होती है, एक तो है आपका टेंजिबल एसेट्स, दूसरा नॉन टेंजिबल एसेट्स, और तीसरा होता है आपका, इसको फिक्टिशियस भी बोल सकते हैं, यानी करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो हम लोगों को सिर्फ करंट और नॉन करंट एसेट्स को ट्रांसफर करना है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आपको टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाएंगे, और करंट एसेट्स। जो फिक्टिशियस एसेट्स है जैसे कि पीएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं। या आज की बात करें तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये किसी तरह के एसेट्स नहीं है, ये बस हमारे खर्चा बढ़ा रहे हैं। चलो जी, तो अब इसका टोटल लगा लेंगे हम लोग, सारे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर दिया है आउटर कॉलम में। हाँ, साथ ही साथ अगर हमारे फर्म में ऐसा भी है कि कोई अगर लोन है, यानी एज वाइफ्स लोन, है ना, तो अगर एज लोन है तब तो उसके लिए हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अगर एज वाइफ्स लोन है तो ये आउटसाइड लायबिलिटी है, इसको भी हम लोग शो करेंगे एज वाइफ्स लोन, टोटल करके हम लोग बाहर कर देंगे। तो पहला काम हम लोगों ने सीखा, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग इसका रियलाइजेशन करेंगे। अभी जो हम लोगों ने वैल्यू डाला है ये बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा, और जो रियलाइजेशन वैल्यू है, रियलाइज्ड वैल्यू है, वो बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में आपको पैराग्राफ में दिखेगा।
एसेट्स को हम लोगों ने ट्रांसफर किया है लेफ्ट साइड में, जब इसको रियलाइज करेंगे तो जो रियलाइजेशन वैल्यू है उसको हम लोग राइट साइड में डालेंगे, बाय बैंक अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर इतना पैसा आ गया है, प्लांट एंड मशीन से इतना, डेटर्स से इतना पैसा आ गया है, स्टॉक से इतना पैसा आ गया है, हम लोगों ने लिख लिया। ये जो वैल्यू होगा ये होगा रियलाइज वैल्यू RV। ये सारे एसेट्स का वैल्यू इनके बुक वैल्यू से कम हो सकता है, इनके बुक वैल्यू से ज़्यादा पैसा रियलाइज हो सकता है। जितना भी रियलाइज होगा उस वैल्यू को हम लोग जो है टोटल लगा लेंगे और अमाउंट कॉलम में, आउटर कॉलम में डाल देंगे। कुछ एसेट्स जैसे कि बिल्स रिसीवेबल है, फर्नीचर है और गुडविल है, तो गुडविल को लेकर के मान लो गुडविल वैल्यूलेस है। गुडविल क्वेश्चन में बोलता है कि वैल्यूलेस है, गुडविल जो है इसका वैल्यू खत्म हो गया है, तो गुडविल को हटा देंगे हम लोग, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं आया। फर्नीचर को ले लिया है, किसी पार्टनर ने अगर कोई एसेट्स ले लिया है, जैसे अगर ए ने ले लिया है तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए ने फर्नीचर ले लिया है, इसने कहा कि भाई फर्नीचर जब मार्केट में बेचना ही है, कम पैसे में ही बेच रहे हो तो मैं ही ले लेता हूँ, फर्नीचर मुझे पसंद है। ऐसे केसेस में हम लोग बाय एज कैपिटल लिख लेंगे और कैपिटल अकाउंट में यहाँ से वो पोस्ट ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ हम लोग सेटलमेंट कर लेंगे। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। मिस्टर बी ने जो है वो बिल्स रिसीवेबल को ले लिया है, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, इसने BR को ले लिया है, कुछ वैल्यू में ले लिया है इसने, तो वो हम लोग कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं लायबिलिटीज को रियलाइज करते हैं। लायबिलिटीज का हम लोग को पेमेंट करना है, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक लोन का इतना पेमेंट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट इतना में हो गया, क्रेडिटर्स का इतना में पेमेंट हो गया, अमाउंट बाहर। अब बचे हैं हमारे बिल्स पेबल। मिस्टर सी ने कहा कि बिल्स पेबल का पेमेंट मैं कर देता हूं, बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। बोला ठीक है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में बिल्स पेबल का पेमेंट जो है इसने कर दिया, सी ने कर दिया। हम लोगों ने टू सीज कैपिटल लिख लिया, बाद में एडजस्ट हम लोग उधर कर लेंगे। इसी तरह से मिस्टर बी ने कहा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट मैं कर दूंगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन कर रहा है? बी, तो उसे कैपिटल में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया कि टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दिया कि बी ने जो है एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, तो डिटेल हम लोग को मिल जाए। बाद में आगे चलकर ये ट्रांसफर होकर कैपिटल अकाउंट में सारा सेटलमेंट हो जाना है। अब आगे की बात करते हैं। यदि किसी एसेट्स का अगर डिटेल ही ना हो कि किसी एक एसेट्स हो, मान लो ऐसा कुछ एसेट्स है, स्टॉक वगैरह अगर कुछ रहता कि इसका कोई वैल्यू गिवन नहीं है, किस भाव में ये बिका है, ऐसे केस में, यानी यदि किसी एसेट्स का या किसी लायबिलिटीज का अगर मान लिया जाए क्रेडिटर्स का, और क्रेडिटर्स को हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इसका हम लोग बुक वैल्यू में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, स्टॉक को बेचकर कितना पैसा आया है जी, तो बुक वैल्यू ही इसका पैसा आया है, ऐसे केसेस में इनका हम लोग बुक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, चलो, इसका मतलब ये है कि सारे एसेट्स को बेचना है, बेच करके जो पैसा आएगा उसको हम लोग लिखेंगे कि बिल्कुल सारे एसेट्स को हम लोग को सेल आउट करना है, और सेल करके जो भी पैसे आएंगे उसको हम लोग यहाँ डालते जाएंगे। तो पहला काम हम लोगों ने ट्रांसफर किया, दूसरा काम एसेट्स और लायबिलिटीज का हम लोगों ने रियलाइजेशन किया। अब आगे की बात, ये सब जो है ये प्रोसेस एसेट्स वगैरह रियलाइज करने का, लायबिलिटीज को बेचने का, ये सारा कुछ करने में, पेमेंट वगैरह, ये सारा कुछ करने में खर्च तो होने वाले हैं। जो खर्च होंगे उसके लिए लेबर चाहिए, लेबर बुलाएंगे हम लोग, लेबर बुलाएंगे तो उसको पेमेंट करना होगा। जो ये डिसोल्यूशन का काम, सेटलमेंट का हमारा काम करेगा, उसको बोलते हैं ये ऑफिशियल रिसीवर। तो कोर्ट से या ऑफिशियल रिसीवर हम लोगों ने कहीं से बुलाया है, जनरली ये कोई कमर्शियल ऑडिटर या सीए वगैरह होते हैं, तो वो आए हैं, उन्होंने सारा सेटलमेंट का काम किया है, हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किया उन्होंने, किसको कितना में रियलाइज किया जाए, इन
इन सारा कुछ को करने कराने में जो भी एक्सपेंसेस होता है प्रोसेस में, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका पेमेंट हम लोग करना होगा, तो हम लोग टू बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ये अमाउंट हम लोग डाल देंगे। जिस व्यक्ति ने यानी ऑफिशियल रिसीवर ने ये सारा काम करा दिया उसको रेम्युनरेशन देना होगा। ये तो प्रोसेस में जो खर्चा हुआ, और उसको हम लोग जो रेम्युनरेशन देंगे उसके लिए फिर से टू बैंक, और ये हो गया आपका रेम्युनरेशन, हम लोगों ने दे दिया उसको, पेमेंट हो गया है। ठीक है, और भी कुछ खर्चे अगर हुए होंगे तो हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है एडजस्टमेंट में, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर हम लोग को मिल जाए तो उसको ट्रांसफर नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग सेल करके उसका अमाउंट ले आएंगे। और अगर किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यानी कंटीजेंट लाइबिलिटीज अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग बीच में क्वेश्चन में देखेंगे कभी कहीं मिले तो। इसके बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं इस अकाउंट के क्लोजिंग की तरफ। अब इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। इस अकाउंट को अब हम लोग क्लोज करेंगे। आप देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में हम लोग एसेट्स को जो बेच करके, देखिए लैंड बिल्डिंग बाय बैंक, क्रेडिट साइड में हम लोग को बेच करके पैसा आ रहा है, यानी पैसा आने वाला साइड जो है क्रेडिट साइड है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब हम लोग को पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर आप देख रहे हैं कि हम लोग एसेट्स बेच करके टोटल क्रेडिट साइड का अगर ज़्यादा है, यानी पैसा आने वाला साइड क्रेडिट साइड है, अगर हम लोग को पैसा ज़्यादा आ रहा है एसेट्स बेच करके, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा और लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और फिर ए बी सी जो भी पार्टनर्स होंगे इनका रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन में। यहाँ 2-3 रेशियो नहीं होता है, 12 में आपने जैसा पढ़ा होगा, एक ही रेशियो होता है। इसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। अगर पेमेंट वाला साइड यानी डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो बिजनेस में लॉस होगा, लॉस को ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। वही सेम रेशियो आपका होगा। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे हम लोग लॉस को। दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। किसी क्वेश्चन में हो सकता है ना प्रॉफिट ना लॉस। जितना हम लोगों ने एसेट्स बेच करके पैसा अर्न मतलब कलेक्ट किया है, सारा पेमेंट वगैरह करने में ही चला गया, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमारा, ये इस चैप्टर का यानी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का जो है आपका मेन, ये आपका मेन अकाउंट है। इसके बाद के जो अकाउंट हैं वो बनाना आपके लिए बहुत ही आसान है ना, वो भी हम लोग बना करके देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना अगर आप सीख गए हैं तो करीब करीब काम हमारा हो गया है। कैपिटल अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है। हम लोगों ने अज्यूम किया है कि फर्म में हमारे 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। चलो जी, बाकी अब आगे की काम करते हैं। कोई भी अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग को ट्रांसफर करना होता है। कैपिटल जो है ये बाय नेचर क्रेडिट आइटम होता है, यानी कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी,
और ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल का वो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहला काम, बैलेंस शीट से और क्या ट्रांसफ़र होने लायक है जी यहाँ पर, तो वो है आपका बाय रिजर्व। अगर क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व भी जो है हम लोग रेशियो में यानी पीएल रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में तो फिर बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के जो लेफ्ट साइड में है, लायबिलिटी साइड में जो है वो सब राइट साइड में ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र हमेशा ऑपोजिट होता है, तो डाल दिया हम लोगों ने। इसके बाद अगर बिजनेस में अगर किसी पार्टनर्स का बैलेंस अगर मान लिया जाए डेबिट साइड में हो तो ऐसे केस में डेबिट में भी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन मिलेगा तब हम लोग करेंगे। फिलहाल आगे की बात, अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो टू पीएल अकाउंट और लॉस हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है तो टू बैंक अकाउंट ड्राइंग्स, मान लो ए और बी ने ड्राइंग किया है, सी ने नहीं किया है, तो ये हम लोग डाल लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो रियलाइज, अब हमारा बैलेंस शीट से जो जो अमाउंट ट्रांसफ़र होना था हम लोगों ने सब कुछ को ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर किसी पार्टनर्स ने किसी एसेट्स का अगर पेमेंट एसेट्स को अगर ले लिया था तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा किस साइड आ जाता है, वो हमारा आ जाता है क्रेडिट साइड में। तो वो ट्रांसफ़र होकर के आपका यहाँ आ जाएगा और हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में मान लिया फर्नीचर अगर इसने लिया है तो फर्नीचर, ए ने फर्नीचर लिया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और मान लेते हैं कि बी ने जो है इसने मशीन ले लिया है, तो हम लोग ये लिख लेंगे कि बी ने मशीन ले लिया है, जिस भाव में लिया है जिस प्राइस में वो हम लोग लिख लेंगे। सी ने जो है उसने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर लिया है, तो फिर से बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये सब रियलाइजेशन अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होकर के आ रहा है इसलिए हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट लिखना होगा। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और इसने क्या किया है जी, क्रेडिटर्स का पेमेंट इसने कर दिया है मान लो, तो ये अमाउंट हम लोग इधर डाल लेंगे। सी ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है, ठीक है। और मिस्टर ए ने जो है मान लेते हैं उसने अपनी वाइफ का लोन का पेमेंट कर दिया है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट वाइफ्स लोन, ए ने पेमेंट कर दिया है, इस तरह से, ठीक है। अब आगे चल करके हम लोग क्या करना है जी, इसके बाद हम लोग अब टोटल लगा लेंगे। सारा कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है। जनरली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल होगा उसी को हम लोग डेबिट में भी कर लेंगे। अब हम लोग का यहाँ पर कुछ बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस आएगा इसको हम लोग करेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी जो भी बैलेंस आएगा इसको हम लोग पेमेंट कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। जो भी बैलेंस आएगा इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर से खाते में जो जाने वाला था वो ये सब पैसे हैं, उसमें से हम लोगों को ये सब काट लेना था, पैसा निकाल लेना था। काटने के बाद जो बैलेंस किसी पार्टनर्स का आ रहा है तो हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर से फर्म को ही पैसा निकलता हो, यानी फर्म किसी पार्टनर से पैसा लेने का अधिकारी है, तो हम लोग का वो बैलेंसिंग फिर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, और फर्म में वो पैसा ले करके आएगा, लिख लेंगे हम लोग। फिलहाल अभी ऐसा ही है, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो हम लोग करेंगे। चलो जी, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा बचा है लास्ट अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है, चलो जी वो भी देख लेते हैं।
बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक अकाउंट जो है ये बैंक बाय नेचर एसेट्स है, यानी डेबिट आइटम, तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD, ओपनिंग बैलेंस आपने डाल दिया। इसके बाद हमारे बिजनेस में जहाँ से भी जो भी कैश वगैरह आ रहा है, जैसे एसेट्स हम लोगों ने बेच करके पैसा लाया है, तो हम लोग करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स, ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि पता चले एसेट्स बेचकर पैसा आया है। ठीक है। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, अच्छा बैंक अकाउंट क्या है जी, जितने पैसे आएंगे सब डेबिट में, जो पैसे जा रहे हैं फर्म से बाहर पेमेंट हो रहे हैं क्रेडिट साइड में। तो फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज का जो हम लोगों ने पेमेंट किया था वो वहां से ट्रांसफर होकर के यहां पर आ गया। फिर से एक बार बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वो हम लोगों ने जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया था उसके लिए। फिर से एक बार बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो हम लोगों ने रेम्यूनरेशन दिया था ऑफिशियल रिसीवर को, उसके लिए जो हम लोगों ने पेमेंट किया था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अच्छा, और लास्ट में हम लोगों ने जो बैलेंसिंग फिगर जो सारे पार्टनर्स को हम लोगों ने पेमेंट किया था उस अमाउंट को हम लोग डाल लें। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, ए को हम लोगों ने जो पे किया है, बाय ये कैपिटल अकाउंट से हमारा आएगा, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। दोनों साइड का टोटल, बैंक अकाउंट का दोनों साइड का, क्वेश्चन में अगर कैश है तो कैश 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 सब जगह हम लोग लिखेंगे, रिलेशन वगैरह हर जगह, और कैश अकाउंट ओपन करेंगे। अगर बैंक का बैलेंस है तो बैंक बैलेंस, तो फिर बैंक अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, और दोनों अगर है तो बैंक अकाउंट ओपन कर ले, कैश को इसी में ट्रांसफर कर देंगे और सारा कुछ हो जाएगा। चलो जी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे की बात, तो सबसे पहले हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा है एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करके। दूसरा हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा है, जिसमें भी बैलेंस ट्रांसफर किया, सारा काम हम लोगों ने किया। लेकिन बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे सर? बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है। ओपनिंग बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे, और ये सारा जो है, ये जो एक्स्ट्रा, ये जो फर्दर आइटम्स आए हैं, ये हम लोग ऑपोजिट ट्रांसफर करेंगे। यानी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम लोग बैंक खोजेंगे, बैंक बैंक बैंक, कहीं भी अगर बैंक मिले उसको पकड़ करके लाएंगे, हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है। उसी तरह से कैपिटल अकाउंट में हम लोग देखेंगे, कहीं भी अगर डेबिट साइड में बैंक दिखा तो सबको पकड़ करके हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक वैसे ही कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी आइटम है टू बैंक, कहीं भी बाय बैंक अगर दिख जाए उसको पकड़ के ला के हम लोग डेबिट साइड में डाल देंगे। यानी रियलाइजेशन के डेबिट में अगर कहीं बैंक दिखे तो डेबिट में, कैपिटल अकाउंट में कहीं डेबिट में अगर क्रेडिट में अगर बैंक दिख जाए तो फिर वहाँ डेबिट में आ जाएगा ये। ठीक है। तो ट्रांसफर हमेशा हम लोग अपोजिट करेंगे, और बैंक अकाउंट जो है सिर्फ ट्रांसफर कर देने मात्र से ही, खुद से ही ये आपका बन जाएगा। ठीक है। तो आई होप आज आपको ये जो सारा जो बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है आपका डिसोल्यूशन चैप्टर का आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट, करंट अकाउंट जो है ये क्वेश्चन के बीच में कहीं आता है तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। आज हम लोग यही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। वीडियोस को हमारे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।